जब मुझे रात के अंधेरे में अपनी ही बहू के कमरे से वो नीली सीसी और वसीयत के कागज मिले तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पागल साबित करने का जो खौफनाक खेल मेरा अपना बेटा खेल रहा था, उसका अंत मैंने कुछ इस तरह किया कि उनकी रूह कांप गई। नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो सिर्फ एक पारिवारिक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो बंद दरवाजों के पीछे अपनों ही के ही भेष में छुपे अजनबियों का पर्दाफाश करता है। यह कहानी हमें देविका जी ने भेजी है। उनके जीवन में यह खौफनाक सच आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में हम अपने ही खून पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। तो आइए देविका जी के ही शब्दों में इस रहस्य के परतों को खोलते हैं। मेरा नाम देविका है। मेरी उम्र 58 साल है। नैनीताल की पहाड़ियों के बीच हमारा एक बहुत पुराना और विशाल पुश्तैनी घर है, जिसे लोग राघव विला के नाम से जानते हैं। मेरे पति राघव जी ने इस घर और इससे जुड़े सेब के बागानों को अपने खून पसीने से सींचा है। 4 साल पहले जब राघव जी का अचानक देहांत हुआ तो मुझे लगा मेरी दुनिया ही उजड़ गई। उस विशाल घर के सन्नाटे में मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरा एक ही बेटा है सिद्धार्थ। वो अपनी पत्नी निहारिका के साथ लंदन में रहता है। राघव जी के जाने के बाद सिद्धार्थ ने मुझसे कहा कि वो वापस भारत आ रहा है, हमेशा के लिए। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती थी। जब सिद्धार्थ और निहारिका उस पुराने घर में आए तो जैसे उस घर की रौनक लौट आई। निहारिका बहुत मीठा बोलती थी। वो सुबह शाम मेरे पास बैठती, मेरे पैर दबाती और मुझे कभी रसोई में जाने नहीं देती थी। मुझे लगा कि भगवान ने मेरे पति को छीन लिया, लेकिन मुझे श्रवण कुमार जैसा बेटा और एक संस्कारी बहू दे दी। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि मीठे शब्दों के पीछे रची जा रही साजिश कितनी भयानक और गहरी थी। परेशानियों की शुरुआत उनके आने के 6 महीने बाद हुई। हमारे घर में पिछले 30 सालों से काम करने वाला एक पुराना नौकर था, भैरव काका। वो मेरे पति का बहुत वफादार था और घर के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ था। एक दिन अचानक निहारिका ने भैरव काका पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। भैरव काका रोते रहे, मेरी कस्में खाते रहे, लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। माँ, ये नौकर आजकल किसी के सगे नहीं होते। आप चिंता मत करो, आपकी देखभाल के लिए हम हैं ना, सिद्धार्थ ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन भैरव काका के जाने के बाद उस बड़े से घर में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। मुझे अचानक चक्कर आने लगे, मेरी याददाश्त कमजोर होने लगी। मैं अपनी अलमारी की चाबियां कहीं रख देती और वो मुझे मेरे बिस्तर के नीचे मिलती। एक दिन मैंने देखा कि राघव जी की जो तस्वीर मेरे कमरे के दीवार पर टंगी थी वो फर्श पर चकनाचूर पड़ी थी। मैं घबरा कर चिल्लाई। निहारिका भागती हुई आई। माँ जी, क्या हुआ? आपने ये तस्वीर क्यों तोड़ दी? उसने घबराते हुए पूछा। मैंने नहीं तोड़ी निहारिका, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ। मेरे हाथ कांप रहे थे। सिद्धार्थ भी आ गया और उसने मुझे पकड़कर बिस्तर पर बिठाया। माँ, आप कल रात भी तो नींद में चल रही थी। आप आजकल बहुत भूलने लगी हैं, कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी हैं। शायद उम्र का असर है। उनकी बातों ने मेरे अंदर एक डर पैदा कर दिया। क्या मैं सच में पागल हो रही हूँ? क्या मेरा दिमाग मेरा साथ छोड़ रहा है? इसी बीच निहारिका ने मुझे एक नई दवा देना शुरू कर दिया। माँ जी, ये शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने आपके लिए ताकत की दवा दी है। इससे आपकी याददाश्त भी ठीक रहेगी और चक्कर भी नहीं आएंगे। वो हर रात सोने से पहले मुझे गर्म दूध के साथ एक सफेद रंग की गोली खिलाती थी, लेकिन उस गोली को खाने के बाद मुझे ताकत नहीं बल्कि और ज्यादा कमजोरी महसूस होती थी। मेरी आंखों के सामने धुंधलका छाने लगा था। मेरे अपने ही घर में मुझे ऐसा लगता जैसे मैं कोई कैदी हूँ। मेरा फोन भी अक्सर खराब रहने लगा। सिद्धार्थ कहता कि पहाड़ों में नेटवर्क की समस्या है। मैं पूरी तरह से दुनिया से कट चुकी थी। फिर वो खौफनाक रात आई जिसने मेरी आंखों से भ्रम का पर्दा नोच कर फेंक दिया। उस रात मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। निहारिका मुझे वो सफेद गोली दे चुकी थी, लेकिन पानी पीना भूल गई थी। आ, मैंने वो गोली मुंह में तो रख ली थी, लेकिन पानी न होने के कारण उसे निगला नहीं था। मैं पानी लेने के लिए उठी, तभी मुझे खांसी आ गई और वो गोली मेरे मुंह से निकलकर अंधेरे में फर्श पर कहीं गिर गई। मुझे इतनी थकान थी कि मैंने उसे ढूंढा नहीं और सीधे पानी पीकर सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो एक चमत्कार सा हुआ। मेरे सिर का वो भारीपन, वो धुंधलापन पूरी तरह से गायब था। कई महीनों बाद मेरा दिमाग एकदम साफ काम कर रहा था। मुझे एकदम से ख्याल आया कि जिस रात मैंने वो गोली नहीं खाई, उसी रात मैं इतनी अच्छी तरह कैसे सोई। मेरे मन में एक भयानक संदेह ने जन्म लिया। मैंने तय किया कि मैं अब वो गोली नहीं खाऊंगी। अगली रात से मैं निहारिका के सामने गोली मुंह में रखती और जैसे ही वो मुड़ती मैं उसे अपने पल्लू में थूक देती। 3 दिन बीत गए। मेरा दिमाग पूरी तरह से चौकन्ना हो चुका था, लेकिन मैं उनके सामने ऐसे ही कांपने और भूलने का नाटक करती रही। चौथी रात जब पूरा घर सन्नाटे में डूबा था, मुझे सिद्धार्थ के कमरे से कुछ फुसफुसाहट की आवाजें आई। मेरे कदम बिना किसी आहट के उनके कमरे की तरफ बढ़ गए। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर की रोशनी दरार से बाहर आ रही थी। मैंने अपनी सांसें रोक ली और अंदर झांका। अंदर सिद्धार्थ, निहारिका और एक अजनबी आदमी बैठा था जो कोट पैंट पहने हुए था। मेज पर कई सारे कानूनी कागजात फैले हुए थे और एक छोटी सी नीली शीशी रखी थी।
वकील साहब, बस कुछ दिन की बात और है। सिद्धार्थ की आवाज में एक अजीब सी क्रूरता थी। उस दवा का असर माँ के दिमाग पर बहुत गहरा हो चुका है। वो अब अपनी परछाई से भी डरने लगी है। अगले हफ्ते हम शहर के डॉक्टर को बुलाकर उन्हें कानूनी तौर पर विक्षिप्त यानी मानसिक रूप से अस्थिर घोषित करवा देंगे। निहारिका मुस्कुराते हुए बोली, और एक बार वो पागल साबित हो गई तो इस पूरी जायदाद का, इस घर का और सेब के बागानों का नियंत्रण कानूनी तौर पर सिद्धार्थ के पास आ जाएगा। फिर हम इस पुरानी हवेली को उस बिल्डर को बेच देंगे जो इसे एक रिजॉर्ट बनाना चाहता है। वकील ने कागजों को समेटते हुए कहा, ध्यान रहे, उन्हें किसी भी बाहरी इंसान से मिलने मत देना और वो दवा बिना नागा देते रहना, ताकि जब मेडिकल टीम आए तो उनकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी ही दिखे। दरवाजे के बाहर खड़ी मेरी रूह कांप गई। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरा अपना खून, जिसे मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिसे उँगली पकड़कर चलना सिखाया, वो मुझे पागल साबित करके मेरी ही संपत्ति हड़पने की साजिश रच रहा था। और वो नीली शीशी जिसमें वो गोलियां निकाली जाती थी, वो ताकत की नहीं, मेरे दिमाग को सुन्न करने वाला एक धीमा जहर था। मैं रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। अगर मैं उस वक्त अंदर जाती तो वो मुझे सच में पागल बताकर किसी कमरे में बंद कर देते। मैंने अपने आंसुओं को पी लिया और दबे पांव वापस अपने कमरे में आ गई। उस रात जो औरत बिस्तर पर लेटी, वो एक बेबस माँ नहीं थी, वो एक घायल शेरनी थी जिसके मन में न्याय की ज्वाला भड़क उठी थी। मुझे समझ आ गया था कि भैरव काका को क्यों निकाला गया, मेरा फोन क्यों खराब रहता था और तस्वीरें कौन तोड़ता था। ये सब मुझे दिमागी रूप से बीमार साबित करने का एक खौफनाक नाटक था। अगली सुबह से मैंने अपना नाटक और बड़ा कर दिया। मैं दीवारों से बातें करने लगी, बिना बात के रोने लगी। निहारिका और सिद्धार्थ मेरी हालत देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि उनका जाल कसता जा रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं भी एक जाल बुन रही थी। मुझे याद था कि हमारे घर में पुराने तहखाने में एक बहुत पुराना लैंडलाइन फ़ोन रखा था, जो राघव जी के समय का था। उस फ़ोन का कनेक्शन सीधे मुख्य लाइन से जुड़ा था, जिसे सिद्धार्थ काटना भूल गया था। एक दोपहर जब वो दोनों बाजार गए थे, मैं चुपके से तहखाने में गई। उस धूल भरे फोन को उठाया, उसमें टोन आ रही थी। मैंने तुरंत अपने पुराने पारिवारिक मित्र और शहर के सबसे ईमानदार वकील कैलाशनाथ जी को फोन मिलाया। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई। वो राघव जी के पक्के दोस्त थे। मेरी बात सुनकर वो भी सन्न रह गए। मैंने उन्हें अपनी योजना समझाई। 5 दिन बाद वो मनहूस दिन आया जिसका सिद्धार्थ को इंतजार था। उस दिन घर में एक अजीब सी हलचल थी। दोपहर के वक्त सिद्धार्थ एक डॉक्टर और एक नोटरी अधिकारी को लेकर घर आया। निहारिका ने मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया था। मैंने अपने बाल बिखेर लिए थे और मैं जानबूझकर अपने हाथ कपा रही थी। सिद्धार्थ उस डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, देखिए मेरी माँ की हालत, ये किसी को पहचान भी नहीं पा रही हैं। इनके ही भले के लिए इनका मानसिक रूप से अक्षम घोषित होना जरूरी है, ताकि मैं इनकी संपत्ति का सही से प्रबंधन कर सकूं और इनका इलाज करवा सकूं। डॉक्टर, जो शायद सिद्धार्थ से बिका हुआ था, उसने मुझे दूर से ही देखकर कागजों पर दस्तखत करने के लिए पेन उठा लिया। नोटरी वाले ने मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी के वो कागज मेरे सामने रखे जिन पर मेरा अंगूठा लगाया जाना था। क्योंकि मैं हस्ताक्षर करने की हालत में नहीं थी, ऐसा उन्होंने साबित कर दिया था। निहारिका मेरे पास आई और मेरा अंगूठा स्याही में डुबोने लगी। चलिए माँ जी, बस इस कागज पर अंगूठा लगा दीजिए, फिर आपको आराम मिलेगा। जैसे ही मेरा अंगूठा कागज को छूने वाला था, अचानक घर के मुख्य दरवाजे को किसी ने जोर से धक्का दिया। दरवाजे पर इंस्पेक्टर मालवीय, एडवोकेट कैलाशनाथ जी, शहर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर माथुर और हमारा पुराना नौकर भैरव काका खड़े थे। सिद्धार्थ के हाथ से कागज छूट कर गिर गया। निहारिका पीछे हट गई। बिका हुआ डॉक्टर पसीना पसीना हो गया। कैलाशनाथ जी ने अपनी भारी आवाज में कहा, रुको, इस घर में कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होगा। सिद्धार्थ ने खुद को संभालते हुए कहा, कैलाश अंकल, आप यहाँ पुलिस क्यों लाए हैं? मेरी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है, हम कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। तभी मैंने वो किया जिसकी उम्मीद उस कमरे में किसी को नहीं थी। मैंने अपने बिखरे हुए बाल को पीछे किया। मेरी कांपती हुई उंगलियां एकदम स्थिर हो गई। मैं उस कुर्सी से उठी और तनकर खड़ी हो गई। मेरी आंखों में वो आग थी जिसे देखकर सिद्धार्थ पीछे खिसक गया। मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है सिद्धार्थ, खराब तो तुम्हारी नीयत है। मेरी आवाज उस बड़े से कमरे में गूंज उठी। मैंने अपने पल्लू से वो नीली शीशी निकाली जिसे मैंने पिछली रात निहारिका के कमरे से चुपके से निकाल लिया था। मैंने वो शीशी डॉक्टर माथुर के हाथ में रख दी। डॉक्टर साहब, ये तो वो दवा है जो पिछले 1 महीने से मुझे ताकत के नाम पर दी जा रही है। आप खुद जांच लीजिए कि ये कौन सा जहर है जो एक बेटे ने अपनी माँ को दिमाग शून्य करने के लिए इस्तेमाल किया। डॉक्टर माथुर ने शीशी देखी और चौंक कर बोले, इंस्पेक्टर, ये एक बहुत ही कड़े दर्जे की नशीली दवा है जिसका लगातार इस्तेमाल किसी की स्वस्थ इंसान की दिमागी हालत बिगाड़ सकता है। इसे बिना मेडिकल पर्चे के रखना गैर कानूनी है। इंस्पेक्टर मालवीय ने सिद्धार्थ और उस बिके हुए डॉक्टर की तरफ देखा। निहारिका हकलाते हुए बोली, माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? हम तो आपकी सेवा
चुप रहो निहारिका, मैं दहाड़ी। सेवा नहीं, तुम लोग मेरी संपत्ति का सौदा कर रहे थे। मुझे पागल साबित करके इस राघव विला को बेचने की तुम्हारी साजिश मैं उस रात तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। सिद्धार्थ मेरे पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया था। मैंने अपने पैर पीछे खींच लिए। तुम लालच में नहीं आए सिद्धार्थ, तुम मर चुके हो। जिस बेटे ने चंद रुपयों के लिए अपनी माँ को जीते जी पागल खाने भेजने की तैयारी कर ली हो, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। कैलाशनाथ जी ने आगे बढ़कर कुछ नए कागज मेज पर रखे। देविका जी ने मुझे 3 दिन पहले ही निर्देश दे दिए थे। कैलाशनाथ जी ने कहा, आज से यह राघवविला और इसके सारे बागान एक अनाथालय और वृद्धाश्रम के नाम किए जाते हैं। इसका प्रबंधन एक न्यास ट्रस्ट करेगा। सिद्धार्थ, तुम्हें इस जायदाद से पूरी तरह से बेदखल किया जाता है। पुलिस ने सिद्धार्थ, निहारिका और उस जाली डॉक्टर को हिरासत में ले लिया। भैरव काका भाग कर मेरे पास आए और मेरे पैरों से लिपट कर रोने लगे। मैंने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। जब सिद्धार्थ को पुलिस ले जा रही थी तो उसने मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में पछतावा था या अपनी हार का दुख, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी आंखों में अब कोई आंसू नहीं था। मैंने उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज इस घटना को 2 साल बीत चुके हैं। राघवविला के आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं। मैं उन बेसहारा बच्चों और बुजुर्गों के साथ रहती हूँ जो अब मेरा असली परिवार है। भैरव काका पूरे घर की देख रेख करते हैं। मैंने यह सीखा है कि जब बुराई आपके अपने ही घर में जन्म ले तो इससे लड़ने के लिए आपको अपने मोह की जंजीरों को तोड़ना ही पड़ता है। एक माँ सिर्फ जन्म देना नहीं जानती, वो बुराई का अंत करना भी जानती है। तो दोस्तों, यह थी देविका जी की वो कहानी जिसमें सस्पेंस भी था और एक माँ का खौफनाक दर्द भी। सोचिए, जिस बेटे के लिए माँ ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही बेटा उसे पागल साबित करने पर तुल गया। लेकिन देविका जी ने जिस तरह से अपनी समझदारी और हिम्मत से इस खौफनाक जाल को काटा, वह हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो अपनों के धोखे का शिकार है। अगर आप देविका जी की जगह होते तो क्या आप भी अपने इकलौते बेटे को पुलिस के हवाले कर देते? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और रहस्यमयी पारिवारिक कहानियां लेकर आऊं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।